नमस्कार। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। लोकतंत्र में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति की और खास तौर से समाजवादी पार्टी की। विधानसभा में चुनावी शिकस्त के बाद भले ही टीपू के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस और बीएसपी के बाद विपक्ष के तौर पर सरकार की मुखालफत करने के लिए अखिलेश से बड़ा कोई चेहरा नहीं नजर आता। लेकिन अखिलेश का कुनबा लगातार बिखरता जा रहा है और उसके बाद भी वो विपक्ष पर वार करने से नहीं चूक रहे हैं। सदन से सड़क तक अगर बात करें तो विपक्ष को घेरने में भी लगे हैं और रैली के जरिए जनता को समझा रहे हैं जो हाल विधानसभा में हुआ है वो 2019 में न हो, इसके लिए वो तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन कुनबे में कलह एक बड़ी वजह है। पार्टी नेताओं का टूटता विश्वास एक बड़ी चुनौती है। कैसे इस कलह को वो दूर करेंगे और बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ ही इससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साइकिल पंचर होने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। युवाओं को जोड़ने में लगे हैं। रैलियों के जरिए मोदी सरकार पर बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। जनता को अपनी सरकार और अब की सरकार के बारे में समझा रहे हैं। योगी सरकार को कटघरे में खड़े कर अपनी सरकार के दौरान हुए कामकाज को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। 5 साल तक जनता को ये समझाते रहे कि सपा सरकार ने बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास की बयार बही है। शायद जनता उस वक्त नहीं समझ पाई। अखिलेश ने मोदी और योगी के हर काम को चुनौती दी। खुद को योगी से 20 बताते हुए जनता को समझाते रहे। यही झगड़ा है, समझ लो। हमने सड़क बनाई है 22-23 महीने में रिकॉर्ड पर। आप भी बना के दिखा दो 20 महीने में, तो हम मान जाएंगे कि आप भी हो कुछ मुख्यमंत्री। अखिलेश तो योगी को चुनौती दे रहे थे, जनता को समझा रहे थे, तभी तो जनता ताली भी मार रही थी। लेकिन बाद में जनता क्या फैसला करेगी, ये तो अखिलेश को विधानसभा चुनाव में पता चल ही गया। जनता को जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। सपा में तू चल मैं आता हूँ लगा हुआ है। सालों से सपा का साथ निभाने वाले अशोक वाजपेयी ने भी सपा का साथ छोड़ दिया। अब तक 4 एमएलसी अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी को आज जिस तरीके से दरकिनार किया, माननीय शिवपाल सिंह यादव को जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए रात दिन एक किया, संघर्षों के बीच समय बिताया, एक एक जिले का दौरा, एक एक कार्यकर्ता के दुख दर्द में शामिल होना, उन लोगों की आज जब इस तरीके से उपेक्षा हुई, मुझे लगा कि अब समाजवादी पार्टी में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रह गई। अखिलेश इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, इसके लिए भी वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम तो यही जानते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो बाद में प्रसाद मिलता है। हम मंदिर जाते हैं तो बाद में प्रसाद मिलता है हमें। हमारे एमएलसी भाग रहे हैं, पता नहीं बीजेपी के लोग कौन सा प्रसाद दे रहे हैं उनको। अखिलेश भले ही एमएलसी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हो, लेकिन हाशिए पर जा चुकी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। बिखरे हुए कुनबे को साथ लाना होगा। मुलायम को किसी भी तरह मनाना होगा, तभी साइकिल दुरुस्त होगी। लेकिन बीजेपी की नजरें सपा पर टिकी हुई है और बीजेपी साइकिल में छेद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव रैली के जरिए अपना राजनीतिक रसूख क्या फिर से बना पाएंगे। युवाओं के सहारे एक बार फिर सपा की साइकिल दौड़ा पाएंगे। रास्ते में बहुत कांटे हैं। क्या अखिलेश 2019 तक सारे कील कांटे साफ कर लेंगे? लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसमें ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब समाजवादी पार्टी को तलाशना है। और अगर बात करें टीपू की यानी अखिलेश यादव की, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी इस तरह से उलट हैं और इस तरह की स्थिति सामने आ रही है कि एक तरफ इनकी कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ जो है विधायकों का जो है पार्टी को छोड़ना वो लगातार जारी है। ऐसे में पार्टी आगे क्या करेगी? और बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश या देश की राजनीति को अगर देखें, उसके विकास को देखें, तो ये पार्टियां क्या कुछ करती हुई दिख रही हैं? क्या आपसी जो है मतभेद या प्रतिद्वंदता इतनी बड़ी हो गई कि ये सब चीजें जो हैं वो किनारे होती जा रही हैं? जानना जरूरी है कि ये पार्टियां किस नीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता की अगर देखें तो वो
किस लेवल पे है। इससे जुड़ी और भी पहलुओं को हम जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे और इसके लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय करा दे कौन कौन वो लोग हैं हमारे साथ हैं अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, के शुक्ला, नेता बीजेपी, कृष्णकांत पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और मनोज यादव, नेता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले मनोज यादव, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की कलह की स्थिति पार्टी में दिख रही है, एक के बाद एक चौथा एक तरह से झटका देखा जाए आप लोगों की पार्टी को लगा, और दूसरी तरफ अखिलेश जो है वो रैली कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने का दावा किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या स्थिति सामान्य है? मनोज जी। अरविंद जी, मैं आपके आखिरी वक्तव्य से सहमत हूं कि स्थिति सामान्य है। अच्छा। मैंने आपके चैनल पे और कई चैनलों पे पहले भी एक बात कही है, जो ये एमएलसीज जाने की ये प्रक्रिया है, ये जनता के द्वारा चुने गए लोग नहीं हैं, ये पार्टी के विधायकों द्वारा या चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। इनके जाने ना जाने से पार्टी की मजबूती का कोई विशेष नहीं है। सिर्फ विधान परिषद में आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी पास कराना चाहें, जो भी आप विरोध कराना चाहें विपक्ष की हैसियत से, उसके लिए भर हैं। अगर कोई विधायक टूट के जाता है जो जनता के द्वारा चुना गया है, सीधे चुन के आया है, तब पार्टी की कमजोरी आएगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिसको जाना है वो जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी को 5 एमएलसी चाहिए भी, तो उनके लगभग 5 पूरे हो चुके हैं और एक एक्स्ट्रा भी हो गया है। अब उनको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो 19 में पूरी मजबूती के साथ ये दिखाते हुए सुपरमैन की तरह कूदेंगे कि हम बहुत मजबूत हैं और चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। मैं आज का वक्तव्य आपको बताऊंगा। लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब सैलाब चला है, तो ऐसा कोई महसूस हो रहा था कि कोई कल ही चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति जहां भी मैंने मीडिया के तमाम लोग जो कवर कर रहे थे, बात हुई, जहां भी थे हजारों, दसियों हजार की संख्या पे सड़कों पे लोग थे। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या स्थिति आज की, लाखों लोगों ने स्वागत किया है सिर्फ 150 किलोमीटर। अच्छी बात है जो आप बातें बता रहे हैं, लाखों लोगों के जुड़ने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हैं, लंबे वक्त तक एक साथ रहा है, आप कैसे उनको इनकार कर सकते हैं? अगर वो साथ नहीं है, नए लोगों पर आप कितना भरोसा करेंगे? देखिए अरविंद जी, जो लोग जा रहे हैं उनपे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो कौन लोग हैं, किस वर्ग से आते हैं और उनकी मानसिकता क्या है, उस किस मानसिकता के लोग हैं, और शायद उनका बेस्ट प्लेस जो है वही है। इसी वजह से वो अपनी असली जगह पे जाने की तरफ बिल्कुल प्रयासरत हैं। समाजवादी पार्टी में 5 साल तक तो अब संघर्ष करना है, और ये वैसे लोग हैं जिनको सत्ता चाहिए, लालच चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब चीजें तो कोई नहीं रोक सकता। पार्टी छोड़ने से पहले इस तरह का वक्तव्य न दिया गया, ना आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया? और वो नाम जिनको आप कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे नहीं है, उसमें यशवंत सिंह का नाम, सरोजनी अग्रवाल हैं, अशोक वाजपेयी जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, बुक्कल नवाब हैं, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं अगर, और आगे भी नाम इस तरह से जुड़ने की बात कही जा रही है जिसमें अंबिका चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि ये वो स्तंभ है? चलिए ठीक है, इस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। कृष्णकांत जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी, जिस तरह की स्थिति समाजवादी पार्टी के सामने आ रही है, गुजरात को अगर देखा जाए वहां पर भी कहीं ना कहीं उसी तरह का एक स्थिति आप लोगों ने भी सामना किया। देखिए अरविंद जी, समाजवादी पार्टी की तो जानकारी हमारे समाजवादी के ही साथी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, जितने लोग समाजवादी पार्टी में 4 लोग छोड़े हैं जो एमएलसी, एक चीज सही है कि बीजेपी को जिन प्रांतों में एमएलए की जरूरत है वहां वो एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में चूंकि एमएलए की जरूरत नहीं है, विधान परिषद में उनकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए यहाँ एमएलसी की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये सही है कि इन जगहों पे आजकल कुछ ज्यादा ही कई प्रांतों में यह देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना यह हथकंडा, सारी नैतिकता, सारा लोकतंत्र, सब कुछ ताक पर रखते हुए वह एकदम नंगा नाच कर रही है। उसी नंगे नाच में उत्तर प्रदेश में बुक्कल नवाब अगर गए समाजवादी पार्टी को छोड़ के, तो निश्चित उनको जाना चाहिए था। अखिलेश यादव जी से भी पूछते तो अखिलेश यादव भी यही कहते भैया चले जाओ, करोड़ों अरबों की तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मैं तो बचाने की स्थिति में नहीं हूं। तुम कहीं नदी में घर बनवा रहे हो, कहीं कुएं में घर बनवा रहे हो, कहीं तुम्हारे पर मुआवजा नहीं है, 6.5 करोड़ की कुड़की नीलामी तुम्हारी दौड़ रही है।
तो निश्चित रूप से आज के तारीख में वही लोग बचाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार का 5वां तल निरीक्षी का होता है। कृष्णकांत जी, जाते जाते भी तमाम तरह की बातें जो भी छोड़ के जा रहा है वो अपनी बात एक रख रहा है और घुटन की स्थिति की बात कर रहा है कि पार्टी में घुटन की स्थिति थी। क्या आप इससे इतर ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव की नीति है, धमकाने की नीति है, या फिर सीबीआई को जोड़ के कहा जा रहा है, या जो भी पुराने कच्चे चिट्ठे या कुछ किसी न किसी तरह से फंसाने की बात कही जा रही है, ये जो है एंगल जो है वो रोल प्ले कर रहा है? अरविंद जी, जो भी एमएलसी जा रहे हैं इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और उनका दबाव बीजेपी का तो बाद में होगा, इनकी अपनी भी मजबूरियां हैं। दूसरे नंबर पे जसवंत सिंह जी है जिनकी आप चर्चा कर रहे थे। मुझको लगता है शायद यहाँ जितनी भी लीडिंग पार्टी है, शायद कोई पार्टी अब मेरे समझ से नहीं छूटी हुई है। कांग्रेस छूटी थी तो बसपा और कांग्रेस के अलायंस से 93-96 में वो विधानसभा लड़के एक बार जीत चुके हैं, और तो अब उनसे भी कोई पार्टी नहीं छूटी है। सत्ता के बिना कुछ लोगों का रहना थोड़ी दिक्कत तलब होता है। इसके बाद जितने भी अंबिका चौधरी इस तरह में समाजवादी पार्टी के एमएलसी जरूर है, लेकिन वो दौरान चुनाव बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अंबिका चौधरी को इनसे जोड़ना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। अशोक वाजपेयी जी भी कहीं न कहीं अब जो भी स्थिति हो, कहीं न कहीं उनको भी लालच मिला होगा, जो भी स्थिति हो। अब मुझको तो लग रहा है ये सब करके जिस तरह से गुजरात में 70-80 करोड़ रुपए का नुकसान बीजेपी को भी रातों रात हुआ है, कहीं वही स्थिति उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में भी मुझको लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है। अगर शरद यादव कहीं वह नीतीश कुमार को छोड़ दिए तो वहां भी कहीं ऐसा न हो कि फिर से किसी और की सरकार बन जाए। तो बीजेपी थोड़ा सा घबराहट में है और कुछ लोग जो सत्ता के करीब रहना चाह रहे हैं वह लोग जाए। और एक चीज आपको बता दूं अरविंद जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेके भ्रष्टाचार से लेके जिस प्रदेश का हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत का सरकार का मुखिया श्री जोगी जी का विधानसभा में गलत बयानी करना, आज अगर शायद कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके ऊपर अब तक एफआईआर दर्ज हो गई होती। कृष्णकांत जी, चर्चा इस पर आगे भी करेंगे, और भी कई पहलू हैं, और भी कई पहलू हैं कानून व्यवस्था से लेके, और विकास की जो बात कही जाती रही है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो रुका हुआ है, या फिर प्रतिद्वंद्विता की जो बात कही जा रही है, रेवलरी है, वो ज्यादा हावी होती दिख रही है। पहले एक बार के शुक्ला जी को भी शामिल कर लेते हैं। के शुक्ला जी, आपने कृष्णकांत जी, मनोज यादव जी की बातें सुनी, तमाम तरह के पहलू इसमें, अगर आप कुछ कहना चाहें, जोड़ना चाहें। देखिए, अभी जो हमने अपने दोनों पूर्व वक्ताओं की बात सुनी और आपने जो भूमिका रखी थी और जो विषय हमको बताया गया था, उससे दोनों चीजें अंतर हो रही हैं। विषय हमारे जानकारी में यह था कि अखिलेश यादव ने प्रदेश की वर्तमान सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज करने या खड़ा करने का निर्णय लिया है। इस पे आज बात होनी थी, ऐसा मुझको बताया गया था। जी जी बिल्कुल, अभी वही है, सेंटर में वही है और रिपोर्ट भी हमने दिखाई वही है, लेकिन जाहिर सी बात है जो विषय के शुक्ला जी, कुछ चीजें निकलती है तो उससे जुड़ी कुछ और बातें भी हो ही जाती हैं। बिल्कुल एकदम। हाँ, तो मैं ना ये कहना था, जो पांडे जी भी कह रहे थे कि 4 एमएलसी चले गए और ये चले गए वो चले गए, दुनिया भर की भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे। पांडे जी को जानकारी होनी चाहिए, मेरे तो सामने की बात है, मुझे याद है सन 1980 में हरियाणा में भजन लाल की सरकार थी, जनता पार्टी की, सन 77 में बन गई थी। भजन लाल की पूरी कैबिनेट के साथ कांग्रेस में मर्ज कर गए, तब भ्रष्टाचार नहीं था। वो मर्ज कर गए, कौन सा गुनाह? तब भ्रष्टाचार नहीं था, वो जनता पार्टी से पूरा दल बदल कर गए। क्या कर रहे हैं? सन 1935 में हो रहा था। देखिए पांडे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया चैनल की मर्यादा का ख्याल करिए। जब आपका प्रश्न नहीं, आप आज के सवाल का जवाब दीजिए। आप पीछे जाएंगे तो हम भी 9 अगस्त 1942 में जाएंगे, हम भी 1925 में जाएंगे। ठीक है, हम भी बताएंगे कृष्णकांत जी, जो लोग अगस्त क्रांति मना रहे हैं। कृष्णकांत जी, के शुक्ला जी की बात पूरी कर लेने दीजिए, एक बार लौट के आपसे ही प्रतिक्रिया ले लूंगा, एक बार उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो भी पॉइंट्स है आप अपने दिमाग में रखिए, जो भी आप कहना हो, एक सार्थक प्रक्रिया के तहत जो ये चर्चा हो तो बेहतर होगा। कैबिनेट को अपनी कांग्रेस में मिला लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, आपको भी याद होगा या मालूम होगा,
सन 57 में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में कई लोगों के साथ मिलकर। पूरी सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस ने तोड़ लिया और अपने में मर्ज किया। दल बदल का इतिहास वहीं से शुरू हुआ। वहां से आप चलिए तो हरियाणा का आयाराम गयाराम की संस्कृति इनकी देन है। अब उत्तर प्रदेश उत्तर अभी आप जल्दी आइए। गुजरात में संघ के विभाग प्रचारक रहे शंकर सिंह बघेला को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाने वाले आप, लेकिन संघ के से जुड़ा हुआ के शुक्ला जी ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं, अगर कहीं से कुछ गलत हुआ है उसी तर्ज पर आप भी उसी परिपाटी पर अगर चल रहे हैं तो फिर अंतर कहाँ रह गया? और आपने फिर किस आधार पर आपने क्या जनता से वादे किए और कैसे लोग यकीन करें? अगर आपके लिए सत्ता में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हर नीति साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार है, फिर अंतर कैसे समझे जनता? हाँ, अरे अंतर सुन लीजिए। हमारे यहाँ जब बुक्कल नवाब अपने आप त्यागपत्र दे के आए, उसके दूसरे ही दिन को 6 करोड़ कुछ लाख रुपए की रिकवरी नोटिस दे दी गई और उसमें एक टाइम फिक्स है कि 15 दिन के अंदर आप ये रुपया जमा करिए खजाने में। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये नहीं हुआ कि उनकी कोई शरण लेने आए हैं। और उसके बाद अभी भी आज ही पेपर के में स्टेटमेंट है सबका कि एलडीए सारी उन चीजों को खंगाल रही है जो गलत ढंग से नगर पालिका या एलडीए की जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किए गए हैं, उन सबको नेस्तानबूद किया जाएगा। देखिए, जहां के शुक्ला जी, क्या आप इस बात के लिए श्योर कर रहे हैं कि जो लोग चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से, अगर पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं और पिछले इतिहास को देखा जाए, आपकी नजर में वो गलत रहे हो, तमाम तरह का जो है आरोप उन पर रहे हो या इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल, उन पर कार्रवाई करेंगे आप पार्टी में आने के बाद भी? निश्चित। आप जो छोड़ के आ रहे हैं उनकी तो छोड़ दीजिए। आज उदाहरण मौजूद है हरियाणा नहीं, उनको छोड़ना नहीं, उनको ही पकड़ के रखना ज्यादा जरूरी है। आज गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उनके दोनों मित्र के साथ, उनके मित्रों के साथ उनको आज गिरफ्तार भी किया। अतुल चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कृष्णकांत जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो उस वक्त आप बोलना चाह रहे थे। ठीक है शुक्ला जी, फिर लौटूंगा आपके पास। हाँ अरविंद जी, हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1980 में क्या हुआ, 85 में क्या हुआ? अगर आप उसी रास्ते पे चलना चाह रहे हैं तो हमको भी आप बता दीजिए कि 1925 में आप 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्यों बनाए थे? एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव आपने क्यों पारित किया था? आप 1942 में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों पत्र लिखा था कि इस असहयोग आंदोलन का हम विरोध करते हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि जो लोग संसद में बैठ के आज के दिन का महत्व समझा रहे थे, 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, यह लोग जो है उस समय अंग्रेजों से कह कह के कांग्रेसियों को क्यों गिरफ्तार करवा रहे थे? क्या यह लोग आज बदल गए सत्ता में आने के बाद? अतुल चंद्रा जी को भी शामिल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड नहीं चलता। ठीक है कृष्णकांत जी, हरियाणा की 1 सेकंड का समय लेंगे। हरियाणा की स्थिति जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, देखिए कांग्रेस का संस्कार, अगर वो हमारे पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, उनका भांजा पकड़ा गया, रेल मंत्रालय से इस्तीफा हुआ है। पी चिदम्बरम का बेटा पकड़ा गया, पी चिदम्बरम को उसके बाद हटाया गया है। और आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा एक आईएएस की नहीं, हरियाणा की बेटी के साथ बदसलूकी करता है, जो पूरे हिंदुस्तान की बेटी के साथ बदसलूकी करता है। और उसके लिए अमित शाह और मोदी जी रातों रात दिल्ली बुलाते हैं और बंद कमरे में बैठक होती है। यह भ्रष्टाचार अतुल चंद्रा जी, नहीं, गंगा नहीं, समुद्र। चर्चा को आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इतिहास को अगर खंगाला जाए, तमाम तरह के ऐसी लंबी फहरिस्त है और हर पार्टी के कहीं ना कहीं एक डिमेरिट्स और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियां या फिर गतिविधियां कहीं ना कहीं, या फिर बुरे काम अच्छे काम, लंबी श्रृंखला है, उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में। लेकिन क्या सत्ता में बने रहना, सत्ता को पाना, उसके लिए किसी भी तरह के समझौते के लिए ये एक संकेत दिख रहे हैं? साम दाम दंड भेद, जैसा मैंने कहा, अगर कहीं मैंडेट मिला है वहां पर अगर शासन है तो ठीक है, लेकिन अगर स्थिति अगर जोड़ तोड़ के जरिए, अंकों के गणित के जरिए अगर बिगाड़ने की जहां भी नौबत आ रही है या मौका मिल रहा है, वो भी होता हुआ दिख रहा है। इसके बरक्स अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपसे समझना चाहें, अभी जो स्थिति है खासतौर से समाजवादी पार्टी की, क्या लग रहा है आपको इन सब चीजों से उबर पाती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी? मनोज यादव तो वैसे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जो हमको सामान्य है। नहीं,
नहीं, अभी जैसे मनोज जी ने ये बात कही कि ये जो जा रहे हैं ये एमएलसी हैं, इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक माने में तो इनका वक्तव्य सही है, लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल असर होगा, मनोवैज्ञानिक असर होगा कि पार्टी से लोग छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, ये जो असर होगा वो ज्यादा डीप होगा और ज्यादा लंबे समय तक इसका असर दिखाई देगा। इससे दो बीजेपी को फायदे हो रहे हैं। एक तो ये कि उनके नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, तो जो विपक्ष के एकजुट होने की बात अगर होती तो वो खत्म हो गई। अब विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा और बीजेपी के जो नेता हैं वो आराम से सदन के सदस्य बन जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी तो चलिए हमने एमएलसीज को लिया है, उनको कुछ तो लालच दिया ही होगा, कहीं ना कहीं से कॉम्पेंसेट किए जाएंगे ये जितने एमएलसीज हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे की रणनीति जो बीजेपी की होगी वो वही होगी जो हमने गुजरात में देखी है या अभी बिहार में देखी है जी। उनका काम, उनका जो लक्ष्य है वो पूरी 80 सीटों पर विजय पाना है। उसके लिए वो पहले ही कह चुके हैं कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए और जोर देंगे। हम दलित में भी जो जाटव वर्ग है उसको अपने पास लाने के लिए काम करेंगे। तो अब ये जो विधायक हैं, हम एमएलसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम विधायकों की बात कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में विधायक भी टूट करके जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि रणनीति वही होगी। जी भाई, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव से पहले बाकी दलों के बड़े नेता आ गए, उसी तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले बड़े दलों के नेता जो दो चार हैं वो आ जाएंगे, तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। बिल्कुल। और अभी समाजवादी पार्टी में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। एक तरफ तो लोग छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद पार्टी में जो विघटन है वो कहीं से जोड़ता हुआ, खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मनोज यादव जी, ऐसे में अखिलेश यादव का जो प्रयास है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, ये मेरा सोचना है। मनोज यादव जी, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर आप रियल ग्राउंड पर और अगर नियम कानून के हिसाब से देखें एमएलसी, और अगर बात कर रहे हैं कि हाँ विधायक नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा दिमाग पर। और जैसा कि इन्होंने कहा है अतुल चंद्रा जी की, एक शुरुआत है इस तरह की, तो एक बढ़ावा मिलेगा इस तरह की चीजों को। कोई ना कोई एक फैक्टर तो है कि आप जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन वो प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हमारे ही खिलाफ नहीं पड़ेंगे, वो प्रभाव इस तरह भी पड़ेंगे अरविंद जी कि जब आपको प्रदेश की जनता ने जबरदस्त मैंडेट दिया 325 सीटों का, और उन 325 लोगों में से 5 लोग अपनी सीट छोड़ने को नहीं तैयार हो पाए, खुद के एमएलसीज नहीं अपनी सीट छोड़ पाए, खुद के विधायक नहीं छोड़ पाए, ये भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। ये इनकी एंटी इनकन्वेंसी को छुपाने की जो ये एक चाल है, इस चाल को भी लोग समझ रहे हैं। ये बात मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं जनता के बीच में बैठे हुए लोगों की बात बता रहा हूं कि साहब आपके पास इतने लोग हैं तो ये तोड़फोड़ की क्या जरूरत है। क्या 5 एमएलसीज अगर आए हैं और उनको आप एडजस्ट करोगे तो 5 भारतीय जनता पार्टी के वो जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, उनका हक आप दूसरी पार्टी के सदस्य को नहीं देने जा रहे? क्या इसका मनोवैज्ञानिक दबाव उस पे, उस कार्यकर्ता पे नहीं है? क्या वो इनका कार्यकर्ता नहीं समझ रहा है क्या? ये भी एक सोचने का विषय है। इस प्रक्रिया से बीजेपी जितना अपने आप को ये समझ रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा लाभ होगा, मैं आपको दावे से ये बात बता सकता हूं कि जनता के बीच में यदि ये कमजोर होते और फिर अगर ये टूटन करके अपने आप को मजबूत करते, तब शायद ये सही बात साबित होती। लेकिन आपको प्रचंड बहुमत मिला है। और अरविंद जी, मैं ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं कि मजबूती में अगर फिर वो
एक शब्द इस्तेमाल करूं, वो छोटा सा टुच्चाई शब्द है कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, अपने कार्यकर्ता को छोड़ के शुक्ला के जी, दूसरे नेताओं को ले रहे हो जिनका हक है। इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? अगर चार लोग छोड़ रहे हैं तो 3 लोग बीजेपी ज्वाइन कर ले, और यही नहीं और बाकी जगहों पर भी काफी लंबी श्रृंखला है इसकी। देखिए अरविंद जी, मैंने बहस के शुरुआत में ही कहा था, पहली बात तो मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि एमएलसी तोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएलसी वो बनाए जाते हैं जो संगठन के तपे तपाए लोग होते हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग होते हैं, और उनको एमएलसी या राज्यसभा का में भेजा जाता है। और जब वो छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई भी चीज तभी बिकती है जब वो बिकाऊ होती है, तभी। मुझे याद है कि कई बार अटल जी भी ये कहते थे कि उनको खरीदने, उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, तो यही लखनऊ में सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा ये माल कभी बिकाऊ नहीं है। मेरा ये कहना है कि जहां पे सत्ता, आऊंगा मनोज जी, आपके पास भी आऊंगा जी। वहां चींटे अपने आप आएंगे। अब ये उस मिठाई रखने वाले के ऊपर कुशलता पर निर्भर है कि चींटे मिठाई न खाने पाए, उसको इतने सुरक्षित रखा जाए। लेकिन चींटों का आना नहीं रोका जा सकता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जहां सत्ता होगी, जहां चुंबकत्व होगा, वहां लोग आएंगे। चलिए एमएलसी तो आ गए, हमने तोड़ भी लिए, हमको जरूरत है। शिवपाल यादव क्यों भरने आए हुए हैं? मुलायम सिंह जी क्यों आपकी पार्टी का व्हीप तोड़कर, जो आपके जनक हैं, आपके अखिल भारतीय मार्गदर्शक हैं, वो क्यों आपकी पार्टी छोड़कर के सिद्धांतों नीतियों के खिलाफ वोट दे रहे हैं? ठीक है मनोज जी, इसका अगर आप जवाब देना चाहें, कई बार ऐसा देखा गया है, शिवपाल जो है योगी की तरफ कई बार आकर्षित हुए हैं, मोदी की भी बात कई बार की गई है, राष्ट्रपति चुनाव में ये चीज साफ तौर पर दिखा कि मुलायम सिंह किधर जा रहे हैं। क्या कुनबे को भी संभाल के नहीं रख पा रहे हैं? इसका असर कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है? देखिए, ये बात मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहूंगा कि हमारा जो इंटरनल मैटर है, इस पे मेरे ख्याल से भाजपा को चिंतन करने की जरूरत नहीं है। भाजपा चिंतन मनन करे, जो एक जबरदस्त मैंडेट दिया उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने, उस पर चिंतन करे कि उसने पब्लिक को क्या दिया है। अभी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने एक जिक्र किया अटल जी की। अटल जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में जिस तरह की बातें कही, मैं शायद बहुत छोटा हूं और उदाहरण बहुत हैं, बहुत कुछ कांग्रेस और अटल जी के बीच चला है। और अटल जी कितने नैतिक थे, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। ये बंबई से एक साप्ताहिक पेपर होता था बिल्ड्स, ये 26 जनवरी 1974 की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था 1942 में, अपने साथियों का नाम अंग्रेज सेना को बता के, अपने आप को माफीनामा करा के, गवाह बन के अंग्रेजों का छूटे थे। किस नैतिकता की बात अटल जी करना चाह, अटल जी का उदाहरण देके करना चाह रहे हैं? मैं इस बिंदु को रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे विद्वान प्रवक्ता जो हैं, नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने, मैं कह रहा हूं, अगर आप इसी तरह भूतकाल में जाते रहे तो भारत को किस महाशक्ति का रूप दे पाएंगे? आप कांग्रेस का चद्दर खोलते रहेंगे, समाजवादी पार्टी का चद्दर खोलते रहेंगे। आज आपके हाथ में कैसे कुछ पर्सनल या इस तरह की चीजें फैक्ट्स लाने की जरूरत नहीं है जिसका कोई बहुत आधार नहीं दिखता है। अरविंद जी, मैं अटल जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। हमारे मनोज जी ने बहुत अच्छा किया, ब्लिट्ज का यहाँ पे वो कर दिया, उदाहरण दे दिया। उसी ब्लिट्ज ने ये जो खबर बता रहे हैं, ये फ्रंट पेज पर छपी थी, लेकिन उसी ब्लिट्ज ने कुछ दिन बाद उसी फ्रंट पेज पर माफीनामा छापा, और अरविंद उसके करंजिया, आर.के. करंजिया साहब उसके संपादक थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा कि अटल जी जैसे महान व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी के निराधार समाचार छापकर उसके साक्ष्य हैं, उसके साक्ष्य हैं। ये बात मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उन्होंने छवि किसने किस तरह से बिगाड़ी और क्या उसका असर रहा, इतिहास में सारी चीजें दर्ज है, लेकिन जिनका कोई बहुत फैक्ट है, साक्ष्य नहीं है, उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे, नहीं चर्चा करेंगे। कृष्णकांत जी, ठीक है, के शुक्ला जी, मनोज यादव जी, कृष्णकांत जी, इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, जो भी वजह रही हो पार्टी छोड़कर जाने की, या कोई अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, लेकिन एक जो गठबंधन की सोच के साथ आप लोग बढ़े थे, वो उस पर तो विराम लगता हुआ दिख रहा है। सर आपके कृष्णकांत जी। अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई को बधाई देना चाहता हूं
कि यह सत्यवादी है, जाने अनजाने कहीं न कहीं सच्चाई आदमी से निकलती है। और इनको यह बधाई देना चाह रहा हूं कि जो 5 MLC गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हमारे बड़े भाई ने उनको बिकाऊ की संज्ञा देते हुए, चूंकि आपका चैनल बड़ा है, करोड़ों दर्शक हैं, और उनके माध्यम से वह 5 MLC को अवश्य सूचना हो गई होगी कि हमारे भाजपा के साथी ने उनकी असली हैसियत और स्टेटस बताया। बहुत बहुत बधाई। उनको इन्होंने बिकाऊ कहा, और गुड़ पे लगने वाली चींटी, मैं बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सही उन लोगों के लिए शब्द का उच्चारण किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपने एक चीज और कहा कि बुक्कल नवाब की रिकवरी में 6.5 करोड़ जिस दिन ज्वाइन किए, दूसरे दिन जारी हो गया। मैं जानकारी के लिए मैं आदरणीय शुक्ला जी को बताना चाहता हूं कि वह रिकवरी रोक दी गई। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चूंकि मैं रूटीन में हूं, बिल्कुल आप गलत कभी है। आते हैं तो आप जानकारी कर ले। एलडीए को निश्चित इन्होंने सही कहा, आज इन्होंने बहुत सही बात बोली है। एलडीए को सारी फाइलें खंगालने का काम दिया गया है कि कौन कौन दोषी है। उसमें थोड़ा सा संशोधन है। उसमें बताया गया है कि विरोधी दल के कौन कौन प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनको फंसाया जा सकता है। वह फाइलें खंगालने का काम इनको दिया गया है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि ये इनके MLC जो है बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ रहे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 5 MLC भी वर्तमान सदन में नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक उनके मात्र 3 MLC हैं। और यह सही है, मनोज जी एक बात सही कह रहे थे कि जनता में एक इस तरह का है कि आखिर यह इनके विधायक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इनके विधायक छोड़ने के लिए मेरी जानकारी के मुताबिक अवश्य तैयार होगी, क्योंकि इनका मैंडेट बहुत बड़ा है, ये तैयार कर लेंगे। लेकिन विधायक तो छोड़ने के इनको तैयार है मेलेज। इनके जो 5 धुरंधर है, 3 मुख्यमंत्री है, 2 कैबिनेट, यह उस विधानसभा में लोगों के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। आज स्थिति है कि गोरख और फूलपुर की 2 लोकसभा की सीटों का चुनाव मजबूरन होना है, और वह मजबूरी में ये लोग घबरा रहे हैं कि किसको लड़ाया जाए, कि अब विपक्ष के लोग कहीं हमको जीतने। कृष्णकांत जी, अगर इस तरह की बातें हैं भी कि किसको लड़ाया जाए, किसको तोड़ा जाए, और किस तरह से अपने पाले में किया जाए, प्रलोभन दिया जाए या भय दिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चीज तो ये है ना कि जिस तंत्र के साथ, जिस लोगों के साथ आप जो है जुड़े हुए हैं, वो कमजोर है, वो टूटने के लिए तैयार है। शायद यही वजह है कि गुजरात में जो स्थिति सामने आई, आपको लोगों को ले जाकर एक जगह रखना पड़ा, नजरबंद करना पड़ा। नहीं, इसलिए नजरबंद करना पड़ा, वह लोग कमजोर नहीं है। जब आप किसी को जिस जगह पे हमने रखा, आप वहां आईडी के रेड डलवा रहे हैं, रेड डलवाने में बीएसएफ का साथी एक AK-56 लेके उसके साथ जा रहा। आज तक इनकम टैक्स की रेड में AK-56 लेके कोई दरोगा सिपाही नहीं गया था। लेकिन जब वहां परेशान कर आप 15-15 करोड़ को दे करके जिस तरह से 70 करोड़ का रातों रात घाटा आज हुआ है, ये करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हम विपक्ष में हम अपने लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जब आप नाच की पराकाष्ठा पार कर दिए, जब आप नंगे नाच की एकदम पराकाष्ठा पार कर दिए हैं, तो हमें कहीं न कहीं अभी भी लोकतंत्र पे भरोसा है। मैं तो चुनाव आयोग को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं शुक्ला जी कि तमाम लोग कहीं न कहीं उसकी निष्पक्षता क्या ये सवाल उठा रहे इस तरह की भी बात जिस तरह से वह ठीक है कृष्णकांत जी, अपना उन्होंने किया, यह चुनाव आयोग आज बधाई का के शुक्ला जी, एक बात यह है कि तमाम चीजें जो बात निकल के आ रही हैं, आपकी तरफ से कहे जा रहे हैं, या कृष्णकांत जी कह रहे हैं, या मनोज यादव जी कह रहे हैं, क्या जिस उद्देश्य के साथ पार्टी सत्ता में आई है उस तरफ ध्यान कहीं न भटकाव नहीं हो रहा है? इन सब चीजों को देखा जाए अगर तो देश का विकास, प्रदेश का विकास, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सड़क, बिजली, पानी, कई तरह के ऐसे मुद्दे थे। खासतौर से अपराध की बात अगर करें, लॉ एंड ऑर्डर को, उसको लेकर आप लोग सत्ता में आए, उसके लिए कहीं कुछ काम क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है? आंकड़े अभी भी उस तरह से नहीं निकल कर आ रहे हैं जिसके लिए उम्मीद की जा रही थी। माननीय अरविंद जी, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कई फैक्ट इन्होंने कई चीजें कही। भाजपा के 5 MLC नहीं है विधान परिषद में। भाजपा के वर्तमान समय में 8 सदस्य हैं विधान परिषद में। अगर आप कहिए तो मैं भी, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, होंगे 8 सदस्य हैं उनके। 10 हो सकते हैं। और सुन लीजिए, इन्होंने कई बातें और भी कही, मैं उनको खंडन नहीं करना चाहता हूं कि अपना बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। टीवी चैनल में बैठ करके आप कुछ भी बोल दीजिए, उसका कोई प्रमाण नहीं रहता। सब आपने अभी एक बात ये पूछी हमसे कि हम विकास की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप
खुद अपने सर्वेयर को भेज दीजिए, अपने रिपोर्टर को भेजिए गांव-गांव में और पूछ लीजिए कि पहले बिजली ज्यादा मिलती थी कि आज बिजली ज्यादा मिल रही है। सर, अरे बिजली की आप जो नोएडा 18 के घंटे बारे में 24 घंटे की बात कही गई थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई थी, आंकड़े हमारे पास भी है। और ऐसा नहीं है कि टीवी पे बैठ के कोई कुछ भी बोल के निकल जाएगा। प्रमाण और चीजें हम भी रखते हैं और चीजें सामने आ ही जाती हैं। तात्कालिक रूप में हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि एक दूसरे की बातों का जवाब देने के बजाय इस चर्चा में अगर सार्थक तरीके से आप आगे बढ़े, एक कोई बेहतर तरीके से कोई रिजल्ट की तरफ बढ़े, या फिर जो भी चीजें आपकी पार्टी की है वो बेहतर तरीके से निकल कर आए ताकि जनता उससे अवेयर हो जाने, वो एक सार्थक बहस होगी। बजाय ये क्या फैक्ट, एक व्यक्ति के फैक्ट का जवाब आप दे रहे हैं, सवाल चाहे जो भी आ रहा हो, ये गलत दिशा में इस तरह की हमको चर्चा जवाब इसलिए देना पड़ रहा है कि आरोप लग रहे हैं जबरदस्ती के। जब आरोप लगेंगे तो जवाब भी देना जरूरी हो जाता है। लेकिन हम कानून व्यवस्था को भी सुधारने में काम कर रहे हैं, इसीलिए यूपी कोका लाया जा रहा है। यूपी कोका के माध्यम से जमानत होने में कठिनाई होगी लोगों को, अपराधियों पर अंकुश लगेगा। इसका सबने प्रशंसा की है, इस पर विचार हो मतलब तय हो गया है, बहुत जल्दी इस पे आ भी जाएगा। ठीक है शुक्ला जी, ये क्यों ना कहा जाए अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत के साथ आगे बढ़े हैं तो सारा ध्यान उसी पर है। कांग्रेस मुक्त भारत, जनता ने कांग्रेस मुक्त कर दिया, मैं क्या करूं। और अरविंद जी सबसे बड़ी बात है, हमारे काम की, खराब है, पता हमारे सपा के मित्र के काम की या कांग्रेस के काम की परख हमारे आपके बोलने से नहीं होगी, परख करेगी जनता, जो चुनाव के मौके पर अपना राय दे देती है। उसने राय दे दी, अखिलेश जी ने बहुत काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, पछता रही है। जवाब आ गई 325 सीटों पे हम आ गए, आज 40-44 पे आ गए। कांग्रेस ने जो कहा करती थी यूपी बेहाल का नारा दे रही थी, वो उसी के साथ साइकिल में बैठ गई तो 7 सीटों पे लपेट दी गई। भविष्य में भी जनता ही निर्णय करेगी, आने वाले समय में जनता निर्णय करेगी, उसको मालूम हो जाएगा किसने काम किया किसने काम नहीं किया। मनोज यादव जी नहीं करेंगे तो हम उस स्थिति में आ जाएंगे, ये नहीं काम करेंगे, विरोधी दल का दायित्व नहीं ठीक से निभाएंगे, ये और नीचे चलेंगे। ये तो जनता तय करेगी, उसका सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। मनोज यादव जी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के खिलाफ जो है एकजुटता जो दिखी थी, और सीधी सी बात है कि उसके सेंटर में जो है बीजेपी ही थी और सब लोग एकजुट हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको लग रहा है कि एक क्लियर मैंडेट की जो बात है, जनता से जुड़ाव की बात है, वो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के साथ आप लोग मिले, कांग्रेस भी 27 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, जनता ने जो है अपने सिरमौर नहीं बनाया है कांग्रेस को, और इस बार भी ऐसा ही कुछ दिखा। जिस दिशा में आप लोग जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं एक जो जमीनी और जो एक सेंटर वाली चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उसमें एक खामी है, कमी है, वहां ध्यान देने की जरूरत है बजाय इस तरह की रैलियों के। नहीं अरविंद जी, ये अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, और जो विपक्ष है आज भारत सरकार के खिलाफ, वो मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, वो 69% वोट बैंक है। वो 17 दल जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो विपक्ष के खिलाफ जो 69% का वोट बैंक था वो एकजुट हुआ है। और इस बात को बहुत हल्के में ना लिया जाए कि विपक्ष अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी 18 महीने बचे हैं, 18 महीने बाद चुनाव होना है, और आज से हम क्रांति दिवस के दिन से हमारे समाजवादी पार्टी ने, बिहार में राजद ने, और वहां पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार ने, तमाम सारे प्रदेशों में आज से एक संकल्प लिया गया है कि हम मौजूदा जो भी सरकारें हैं, अगर वो पब्लिक के द्वारा चुने गए सत्ता में आए हुए लोग अगर जनता के वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। और मैं बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं कि इनको आज के बाद अपनी फोर्सें मजबूत करनी पड़ेंगी इन राज्यों में, और शायद एक्स्ट्रा भी ये सुरक्षा बल लाने पड़ेंगे राजधानियों में, क्योंकि अब समाजवादी लोग बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप एक भी गलत लग रहा है करेंगे, मनोज जी जिस तो तरह हम से बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो फलीभूत होगा, उस ताकत के साथ जो है विपक्ष आगे बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है वो भी साफ तौर पर दिख रही है। अरविंद जी, एक चीज आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे कि पत्रकार का काम होता है आईना दिखाना, और वो समाज को भी आईना दिखाता है, सत्ता और विपक्ष सबको आईना दिखाता है। आपने हमें आईना दिखाने का काम किया है।
और हमारे 17 दल इतने मजबूती से निकल रहे हैं। हम तो अकेले दल गुजरात में किस तरह से यह जो अपने को मोदी जी चाहे शाह जी अगर वहां के शेर बनने का प्रयास कर रहे थे, हमने गीदड़ बना के रातों रात दिखाया है आप सारे लोगों के चैनलों। लेकिन सर जो 57 की संख्या थी वो 43 पे जाके सिमटी। सुन लीजिए, असर तो हुआ। 57 की संख्या नहीं, 57 की संख्या 44 पे जरूर सिमटी। हम तो 57 से वहां के ये दोनों लोग तो हमें 57 से 0 पे ले आने के चक्कर में पड़ गए थे। जिस तरह से रुपए का नंगा नाच चला, जिस तरह से सीबीआई का नंगा नाच चला, जिस तरह से ईडी का नंगा नाच चला, जिस तरह से वहां कोई तंत्र नहीं बचा जो वहां अख्तियार न किया गया, इसके बावजूद भी हम 44 बचाए। तो यह मान के चलिए कि हम गुजरात में अगली बार विधानसभा में आ रहे हैं। यह मान के चलिए जो हमारी स्थिति रही, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में आपने देखा, आज उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इनको मैंडेट देके पश्चाताप कर रही है। उसका कारण क्या है? आज बलिया की एक छात्रा इंटरमीडिएट की रागिनी दुबे हमें हमारे कर्म ले आएंगे सत्ता में और इनके कुकर्म ले आएंगे हमें सत्ता में। बलिया की छात्र रागिनी दुबे चाकुओं से गोद के दिन दहाड़े हत्या की गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए दूसरी बात नहीं हो सकती। और वहां का कप्तान आज यह कह रहा है कि प्रेम प्रसंग में वो हत्या की गई है। कमीनापन की पराकाष्ठा पार हो गई है। एक लड़की की मरने के बाद भी उसकी इज्जत से खिलवाड़ सरकार कर रही है। अब यह इनके कुकर्म हमें सत्ता में ले आएंगे 2019 में। जिस तरह से रायबरेली में इनका कैबिनेट मंत्री 5-5 नौजवानों की हत्या हो रही है, नृशंस जलाया जा रहा है, हाथ पैर काटे जा रहे हैं, पीट के मारे जा रहे हैं, और इसके बावजूद इनका कैबिनेट मंत्री उसको जो है एफआईआर तक नहीं करने दे रहा है। 80 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ 22 करोड़ जनता का नुमाइंदा श्री जोगी जी जो मुख्यमंत्री है, इनको छठे दिन पता चलता है कि रायबरेली में घटना हो रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 80 किलोमीटर की जानकारी नहीं होने दी जा रही है, उस प्रदेश का क्या हाल होगा यह उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। जो इनके कुकर्म, बड़ी बात यह है कि जहां एक तरह से एक बड़े तौर पर जीत मिली, क्लियर मैंडेट मिला, वहां बड़ी बात यह होनी चाहिए थी कि विकास की ओर काम किया जाए और जो जो खामियां कमियां हैं, जिस आधार को दिखाकर, पिछली सरकारों की कमियों को दिखाकर आप सत्ता में आए, उधर ज्यादा काम, और कितना काम हुआ है वो भी एक देखने समझने वाली बात है। आंकड़े साफ तौर पर चीजों की गवाही दे रहे हैं। बचे हुए वक्त में या फिर जो भी वक्त अभी बचा हुआ है, इसमें कितना काम अभी करना है और जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्या वो सही है, और विपक्ष की एक भूमिका जो होती है वो क्या अभी भी मजबूती के साथ चल रहा है, बढ़ रहा है। अतुल चंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में जहां जोड़ तोड़ की बातें कही जा रही हैं, विपक्ष की जो एक भूमिका होती है, जो सत्ता पक्ष की कमियों को गिनाए दिखाए, वो एक कमजोर होती हुई दिख रही है? वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी वजह से चूंकि विपक्ष कमजोर है और सरकार की कमियों को इफेक्टिवली सामने नहीं रख पा रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि अगर कानून व्यवस्था टूट रही है या टूटी हुई है तो उसकी तरफ सरकार कुछ नहीं करेगी। विकास के नाम पर अभी सिर्फ पॉलिसीज हैं, कुछ ग्राउंड पर ऐसा नहीं हुआ है। बिजली की बात जो शुक्ला जी कर रहे थे, तो बिजली की वास्तविकता ये है कि सप्लाई बहुत इरेगुलर है। कब पावर सप्लाई रोक दी जाएगी कुछ ठीक नहीं है। ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, बाकी शहरों की तो जो हालत है वो अलग है। तो हर तरफ से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले तो उसमें ये हो रहा था कि अफसर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, पुलिस वाले वो समाजवादी पार्टी के हैं, सब कुछ बदल दिया गया है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, एकदम बार बार फेंट करके। लेकिन उसके बाद भी अभी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं है। इसका फायदा विपक्ष अनफॉर्चुनेटली नहीं उठा पा रहा है। अब आज अखिलेश जी की रैली हुई है, लेकिन एक इस तरह की रैलियों से वो प्रभावी बात सामने नहीं आती जब तक सारा विपक्ष एक साथ आकर के सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर प्रहार ना करे। जी, के शुक्ला जी, अतुल जी की बात आपने सुनी। विपक्ष का लोकतंत्र में नहीं, मैं बोल रहा हूं विपक्ष का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रदर्शन करे, धरने दे और
विधानसभा में सवाल उठावे, लेकिन विपक्ष इतना सक्रिय है कि विधानसभा से हट करके अलग विधानसभा बैठक बुलाता है शोक प्रस्ताव पास करने के लिए, विधानसभा का परमानेंट बाइकाट कर देता है। विधानसभा में आपको अपनी बात कहने का मौका रहता है, वहां आप कहिए कि बिजली नहीं आ रही है। अभी आप पत्रकार हैं, आपने कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं भी लखनऊ में ही रहता हूं। पहले बिजली जाती थी और 5-5 घंटे गायब हो जाती थी, अब बिजली जाती भी है तो 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ही वापस भी आ जाती है। और देहातों में भी बिजली की सप्लाई पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। मेरा गांव सिर्फ 40-30 किलोमीटर में है। मैं गांव में गया था, वहां टीवी दोपहर में चल रहा था, बोले अब तो टीवी भी आता है, रात में भी बिजली पर्याप्त रहती है। हम लोग काम पहले से ज्यादा बिजली सप्लाई हुई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से 15 सालों से 20 सालों से उत्तर प्रदेश में न तो तार बदले गए, न बिजली के कोई नया प्रोडक्शन शुरू हुआ, सब कुछ वही पुराना ढर्रा चल रहा था। पूरी तरह से सुधरने में उसको समय लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आप पूरी तरह से सुधरने में समय लगा, अगर ये बात आप कहते हैं केकर शुक्ला जी, तो फिर भी इस बात को कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बदलाव आ गया है इस वक्त में, ये थोड़ी सी बात गले नहीं उतरती, क्योंकि इस पर तमाम रिपोर्ट्स और हमारे रिपोर्टर्स जगह पर जाके मुआयना किए हैं, लेकर आए हैं रिपोर्ट्स, और आंकड़े भी सामने हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, और बरसात में क्या स्थिति हो जा रही है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। ठीक है, वक्त लगेगा, मैं मानता हूं। अगर आपको लग रहा है कि वक्त लगेगा, तो दर्शक और जनता भी देख रही है कि वो वक्त कब पूरा होता है और कब उसकी बातें पूरी की जाती है जो आप लोगों ने वादे किए थे। मनोज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। 25 साल यूपी बेहाल, मैं तो यूपी बेहाल आपको एक ऐसी घटना याद दिलाना चाहूंगा जो हमारे उस 2017 के चुनाव में वो बड़ा रोल अदा किया था। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 धर्मों का जिक्र करते हुए, उनके त्योहारों का जिक्र करते हुए बिजली के विषय में कितनी बड़ी बात कही थी। मुझे बड़ा दुख हुआ इस रक्षाबंधन को। मैं भी इस लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूं। मैं अपने गांव गया था, मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूं। वहां मैं 5 घंटे रहा, 5 घंटे में सिर्फ मुझे 1 घंटे की बिजली मिल पाई, और मुझे दुख हुआ कि योगी जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को बिल्कुल धता बताते हुए, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार पे 5-10 घंटे बिजली की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। और बात करते हैं प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी, और उनके मुख्यमंत्री जब छोटी सी ये प्रक्रिया नहीं कर पाए, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि ये लोग आने वाले समय में क्या करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज जो देश बचाओ देश बनाओ का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया और इस पे जो काम किया है, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। जो मुझे असम तक रिपोर्ट मिली है, और पूरे प्रदेश भर में, चूंकि मौसम खराब था लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह हर जिले में मीटिंग्स हुई हैं। और ये जो 2 लाख 3 लाख का सैलाब रोड पे खड़ा हुआ, इससे हम आश्वस्त हैं कि आने वाले 2019 में हमारा कार्यकर्ता अच्छी बात है मनोज जी, लेकिन जैसा कि मजबूती को, जैसा कि इस तरह की बातें भी हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना, बांधे रखना और परिवार में एका बना के रखना, वो भी एक जरूरी है। उस तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, अन्यथा विश्वास के तौर पर जो है कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि अगर आप आगे कह रहे हैं कि इस तरह से जोड़कर और एक सैलाब, जन सैलाब खड़ा करके आगे एक विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, वो उस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कि विपक्ष की जो भूमिका होती है, कमियां कई, जैसा कि अतुल जी ने कहा, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप एक उंगली उठा सकते हैं। जो विपक्ष की एक भूमिका होती है वो आप आगे रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होगा, ये महत्वपूर्ण है। कृष्णकांत जी, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर के 75वीं वर्षगांठ पे आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन की है। आज जबकि मौसम खराब था, और आज हमने नारा दिया है कि आज ही के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो हमने कहा था, और आज ही के दिन हमारा दूसरा नारा है। आज हमारा संकल्प है कि मोदी गद्दी छोड़ो, भाजपा गद्दी छोड़ो, और पूरे प्रदेश की भलाई के लिए। और अभी बिजली की बात कर रहे थे, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। 9 यूनिट अखिलेश यादव की सरकार में 60 मेगावाट की 9 कंपनियां उत्तर प्रदेश में 6 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से ली गई थी। 2500 करोड़ रुपया उस बिजली वाले ने, बजाज कंपनी ने इन्वेस्ट किया। योगी जी की सरकार आते ही उसको, उस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया।
आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बिजली वाला यहाँ अपना उद्योग इसलिए लगाने को तैयार नहीं है कि कब यह सरकार, यह तुगलक की सरकार कब कौन सा एग्रीमेंट निरस्त कर दे, क्या कर दे। इसलिए उत्तर प्रदेश में बिजली केवल शुक्ला जी के मोहल्ले में आ रही है, पूरे यूपी की बिजली शुक्ला जी के मोहल्ले में आ रही है। इसीलिए इनका चेहरा भी लाल लाल टमाटर की तरह हो गया है, क्योंकि टमाटर का रेट अब 70 रुपया हो गया है। के शुक्ला और जी, कांग्रेस पार्टी ने 10 रुपया प्रति किलो, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के हर जिले में टमाटर स्टॉल लगाया और हमने टमाटर का लोन किसानों को दिया कि आज हम दे रहे हैं, जब टमाटर हो जाए तो ब्याज सहित हमको वापस कर देना। हमने यह कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में टमाटर का स्टॉल लगा के हम दे रहे हैं। के शुक्ला जी, आप तो मानेंगे कि सिर्फ 75 बातों का कोई असर नहीं होता है, और ये बातें ही थी कि काम बोलता है, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। काम देखना चाहती है जनता, यहाँ पर भी लागू होता है। काम बोल गया अरविंद जी। 75 वर्ष के भारत छोड़ो आंदोलन पर मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, सभी को देना चाहता हूं। और इस अवसर पर लोकसभा में जो दृश्य देखा गया, जो कांग्रेस नेत्री ने बोला इस पावन पवित्र दिन पर, उनके भाषण से ही कांग्रेस के सोच और कांग्रेस पे तरस भी आता है। हमने और उसी के बताया प्रधानमंत्री कि जी देश ने जो में बोला, वह लोग हैं उस जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के अंग्रेजों से भाषण हमें को पकड़वाने का आम काम कर आदमी रहे ने थे। भी सराहा है। सबका साथ, कांग्रेस सबका नेत्री विकास पर लेकर सबको आरोप लेके लगाने चले। के पहले आपने उस आईने में देख ये वो क्या संगठन है। पूरे देश को कम से और कम बताने भारत का छोड़ो काम कांग्रेस आंदोलन नेत्री ने के किया अवसर कि के ऐसे भी लोग हैं 75 जिन साल लोगों ने पूरे इस होने देश के वाले साथ दिन ठीक है। कैसे व्यवहार किया। जनता ने ही कांग्रेस को कृष्णकांत जी, चुनाव आजादी की लड़ाई, तो ठीक ये है, लोग शुक्ला जी। 42 में हमें लड़ाई मिल ये गई, कांग्रेस आजादी सोनिया मिली की होगी। कांग्रेस है, इंदिरा की कांग्रेस अच्छा, है। वक्त अब बहुत ही कम है। आजाद हो जाते के शुक्ला जी, अगर ये हम कृष्णकांत जी। लोग मुखबिरी का काम न किए होते। अब एक आखिर में, बहुत ही कम वक्त है, मैं चाहूंगा कि तकरीबन 20-20 सेकंड आप सभी को मैं दे रहा हूं। अगर आप लोग बता सके कि विपक्ष और पक्ष के रूप में किसकी क्या भूमिका हो, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट लगता हो, या फिर कौन सी ऐसी पॉइंट, कौन से बिंदु जो देश और खासतौर से प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है, जिसको करना चाहिए, चाहे आपकी पार्टी हो या सत्ता पक्ष की पार्टी हो। कृष्णकांत जी, आपसे शुरुआत, बहुत संक्षेप में। उत्तर प्रदेश की सरकार अनुभवहीनता और घमंड की शिकार हो चुकी है, जिसके चलते इस सरकार का इकबाल और हनक समाप्त हो गया है। 5 साल की सरकार 4.5 महीने में हर तरह से समाप्त सी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि विधानमंडल दल का नेता उत्तर प्रदेश में अपना चेंज कर दें। मनोज यादव जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अरविंद जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया था, शायद वो हमसे बेहतर काम करने के लिए। आपने वादा किया था कि हम जो काम बोलता है उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, और यही मैं भाजपा की सरकार से उम्मीद करूंगा कि उसको करना पड़ेगा। अगर वो चुनावी मोड में चले जाएंगे और प्रदेश के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो 2019 में जनता जरूर इनको जवाब देगी। के शुक्ला जी, संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझती है, उसी के अनुसार वो अपना आचरण और काम कर रही है। हम लोकप्रिय निर्णय एकाएक नहीं लेते हैं, हम निर्णय लेंगे और प्रदेश की बिगड़ी हुई हालत, जो हमारे कांग्रेस के मित्र का नारा था 25 साल यूपी बेहाल, उस बेहाल यूपी के हाल को ठीक करेंगे। इतना मैं आपके चैनल पे वादा कर रहा हूं। अतुल चंद्रा जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य प्रदेश को विपक्षहीन बनाना है, जैसा कि नजर आ रहा है, लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं और साथ में सुना जा रहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी कुछ नेताओं के खिलाफ, वो लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ होगा। तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की योजना को अपने वो इम्प्लीमेंट ना करें, यही डेमोक्रेसी के लिए, यही प्रदेश के हित में होगा। वरना तो फिर सरकार जो मन चाहेगी वो करेगी, जैसे चाहेगी करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त इतना ही था, तो इस चर्चा में हमने तमाम पहलू उत्तर प्रदेश और उसकी राजनीति और जो भी चीजें आगे निकलकर सामने आ रहे, विपक्ष किस भूमिका में है और सत्ता पक्ष किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस क्लियर मैंडेट के साथ आप सत्ता में हैं, जनता की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं और वही आज नहीं तो कल दिखेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी ज्यादा ना हो कि विकास के काम बाधित हो। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।